साथियों, मेरे आज का व्यंग का शीर्षक है मैं जासूस। जब से मैंने होश संभाला तभी से मैं जासूस बनना चाहता था। किस्मत देखिए बन गया सरकारी बाबू। यूं जासूसों वाले सारे गुण भगवान ने रिवॉल्वर के बट से कूट कूट कर मेरे अंदर भरे हुए थे। जब मैंने जासूस बनने का निश्चय किया तो सबसे पहले ये परेशानी पेश आई कि मैं किस किस्म का जासूस बनना चाहता हूँ। मतलब मसलन कैप्टन हमीद, कर्नल विनोद टाइप, या कर्नल रंजीत टाइप, या फिर सीधे जेम्स बॉन्ड टाइप। जेम्स बॉन्ड वाले जासूस बनने में एक ही परेशानी थी कि जेम्स बॉन्ड की तब सारी फिल्में ना एडल्ट हुआ करती थी, और वो जो गेटमैन हैं, द टॉर्चमैन अशरर जो है, वो बड़े ईमानदार हुआ करते थे। तो मेरा थिएटर में घुस पाना जो है उन दिनों नामुमकिन सही था। लेकिन फिर भी मैंने जैसा पोस्टर में देखता था तो उससे मुझे लगता था कि भाई ठीक है, एडल्ट फिल्म में नहीं जा पा रहे, लेकिन पोस्टर से देख के लगता था कि जेम्स बॉन्ड जो है वो बड़ा ट्रिगर हैप्पी और हमेशा रिवॉल्वर और हसीनाओं से घिरा रहने वाला जासूस है। अब इंडिया में उस दौरान जैसे कहते हैं ना, हसीनाएं तो कहाँ से आती, तो सबके सब हसीनाएं भी ऐसी वैसी नहीं थी, वो सबके सब टू पीस बिकनी में रहती थी। अब इंडिया जैसे देश में ऐसी हसीनाएं कहाँ से मुहैया होती, अतः मेरा जेम्स बॉन्ड बनना थोड़ा मुलतवी सा हो गया। सवाल देश की सेफ्टी का था, अतः ज़्यादा दिन में जासूस बनना जो है उसको टालना जो है नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था। इस बीच मैंने जितने भी मार्केट में जासूसी नावल थे सबके सब कोर्स की किताबों से भी ज़्यादा सीरियसली पढ़ डाले, और ऑफ कोर्स हिंदी वाले। अब मैं मन ही मन अपनों के जासूसों के साथ हर केस में पाता था। जैसे वो कहीं भी जा रहे हैं तो मुझे लगता था कि मैं उनके साथ साथ ही चल रहा हूँ। और उन दोनों मतलब इस हद तक मेरी स्टडी थी कि जासूसों का अगर कोई सिलेक्शन होता तो मेरा तो कैंपस सिलेक्शन में मैं फर्स्ट ही आता। मगर ऐसा हो ना सका, और मैं जानता हूँ मेरे ज्वाइन ना करने का जो नुकसान है वो देश आज तक भर रहा है, देश की एजेंसियाँ उठा रही हैं। इस लॉस से देश की सारी जासूसी एजेंसियों जो हैं आज तक उबर नहीं पाई। अब आप जानना चाहेंगे कि एक सफल जासूस मैं क्यों नहीं बन सका। नहीं नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी विदेशी ताकतों ने मुझे मना किया कि मत बनो जासूस। वो कोई मेरे पीछे नहीं पड़े थे, ना उन्होंने मुझे कुछ परसुएट किया। वो असल में, और भारत सरकार से भी कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव नहीं था कि भाई इस फील्ड में आप ना आएँ। लेकिन हुआ क्या कि दुश्मन जो है ना वो घर में ही होता है। तो बस सबसे पहले तो मुझे अब जो मेरा जेब खर्च था, एक आना दो आना, उससे जासूसी के सारे उपकरण जुटाने में बड़ी परेशानी आई। क्योंकि देखिए उससे आप क्या 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 ला सकते हैं उतने जेब खर्च से। तो इतने जासूसी नावल पढ़ के मैंने बाकायदा एक लिस्ट बना ली थी कि ये आइटम तो लगेंगे ही लगेंगे। जैसे एक लंबी कार होनी चाहिए, और वो भी कन्वर्टेबल हो तो बेहतर है, क्योंकि मैंने कोई माइका लाल जासूस आज तक ऐसा देखा नहीं है, सुना नहीं है या पढ़ा नहीं है जो डीटीसी की बस से जा रहा हो या ऑटो से जासूसी करता हो। क्योंकि दुश्मन तो फाइल और माइक्रोफिल्म लेके निकल जाएगा, और आप ऑटो वाले को कहेंगे या 327 नंबर की बस की वेट करेंगे तो कैसे चलेगा। और ऑटो वाला बहुत मुमकिन है आपको ये कह दे कि वो तो उस साइड जा ही नहीं रहा है, और दुश्मन तब तक ये जा वो जा। तो मेरे तो इनफैक्ट सभी जानने वाले जासूस जो हैं वो मर्सिडीज, सीडान, इम्पाला, शेवरले, ब्यूक, इस तरह की कारों में चलते थे। इनफैक्ट वो फिएट और एम्बेसडर वाले जासूस नहीं थे, वो ऊंची किस्म के जासूस थे। अब समस्या ये थी कि जब तक कार ना आवे तो क्या जासूसी का जो पाक काम है वो मुलतवी रखा जाए और देश के दुश्मनों को यहीं छुट्टा घूमते रहने दिया जाए, कभी नहीं। अतः अपने पास जो है ले दे के मामा जी की एक साइकिल थी जो नज़र बचा के कभी हम भी चला लिया करते थे। लेकिन पर देखा कि साइकिल पर देश के दुश्मन का पीछा करना कुछ जचती नहीं थी, बात जमी नहीं। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब तक अपने पास एक अच्छी कार ना हो, लंबी वाली विदेशी, तब तक जासूसी में कोई कैरियर नहीं है। और फिर एक काला बड़ा चश्मा, ये जो अब आप देख रहे हैं ये तो मुझे अब मिला है ना, उस वक्त नहीं था। तो काला बड़ा चश्मा होना चाहिए, क्योंकि जिससे कि पूरा नहीं तो आधा चेहरा तो ढक ही जाए। ये तो छोटा है, और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जासूस लोग उसी तरह के काले चश्मे पहनते थे। लेकिन मेरे पिताजी कहा करते थे कि साहब ये जो चश्मे हैं गोगल, ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है, उनको इस तरह के चश्मे का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए, ख़रीदना तो दूर की बात है। यहाँ तक कि जब वो डॉक्टर के पास मेरे को ले गए कि साहब आँखों का चश्मा लगना है, तो पता नहीं क्या षड्यंत्र किया कि वो डॉक्टर मेरे को बजाय चश्मा देने के वो बोला कि जी घी बूरा खाया करो।
और उस चक्कर में मेरे को इतना घी बूरा खिलाया गया, इतना घी बूरा खिलाया गया काली मिर्च डाल के, कि मुझे इन दोनों चीज़ों से नफरत हो गई। मैं सोचता था कि जासूस बनने के बाद सबसे पहले ये घी बूरे वाले को ही साइलेंसर लगी लंबी रिवॉल्वर से गोली मारनी है। ऐसे में ही एक चर्चा और हमारे यहाँ, एक चचा जो थे हमारे यहाँ आन टपके, और पिताजी को कहेगा कि भाई सुबह शाम जो है इसको घास पे चलाओ, उस पे नंगे पाँव। अब भाई साहब मैंने तो देखा कि उनका ये कहना था कि अच्छों के लगे हुए चश्मे उतर जाते हैं इससे। और लेकिन मैंने आज तक, मैं बहुत चला घास पर और घी बूरा भी खूब खाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ जी, कोई बेकार की बात है ये सब। और आपने कभी देखा हो ऐसा कोई आदमी के साथ इसने घी बूरा खाया या घी बूरा और काली मिर्च खाई तो इसका चश्मा उतर गया, या ये ओस पे इतने मील चला या इतने साल चला तो इसका चश्मा? ऐसा होता नहीं है, ये सब बेकार की फिजूल की बातें हैं। और उस चक्कर में जो है काला बड़ा चश्मा आया नहीं, और भारत जो है वो मेरे जैसे एक होनहार जासूस से वंचित रह गया। हैट। अब कोई ऐसी फिल्म नहीं है या कोई ऐसा नावल नहीं है जिसमें जासूस जो है वो हैट ना लगाए, बल्कि यूँ कहिए जासूस पे 10-20 हैट होते थे, और कईयों के नाम तो मुझे अब तक याद हैं। फेल्ट हैट, पनामा हैट, जंगल हैट, पी कैप, बैरेट, समझे जी। और जैसे हैट नहीं था ऐसे ओवरकोट भी नहीं था। अब यहाँ पिताजी मेरे लिए ओवरकोट तो क्या लाते, वो जामा मस्जिद से एक कोट जैसा ले आए, और या फिर माताजी के बुने हुए अंगूर की डिज़ाइन वाले स्वेटर थे जो स्कूल यूनिफॉर्म का भी काम करते थे, नीले रंग के। अब मैंने पिताजी को एक अदद ओवरकोट लाने को कहा तो उन्होंने मुझे ऐसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। फिर मैंने कभी ओवरकोट का जिक्र ही नहीं किया, उनके सामने वो इशू लाया ही नहीं मैं। अब आप ही बताइए, ओवरकोट नहीं होगा तो उसकी कॉलर को खड़ा करके जासूसी कैसे होगी? बल्कि ये कहिए कि ओवरकोट नहीं तो क्या कोई खाक जासूस बनेगा? तो आप सोच सकते हो कि भारत मैं दुश्मनों से तो बाद में निपटता, मैं पहले तो अपनों से ही निपटना था, और मतलब कितने मोर्चों पर मुझे लड़ना था। ग्लव्स, देखिए कुंडी खोलनी हो, तिजोरी खोलनी हो, दरवाजे का हैंडल हो या फिर रिवॉल्वर चलाना हो, तो सबके लिए एक जोड़ी, एक पेयर जो है ग्लव्स चाहिए। और जब मैंने पिताजी से जिद करी तो वो ऐसे ऊनी ग्लव्स ले आए, मतलब वो मेरे को पहनने में भी शर्म आती थी उन्हें। देखिए अब जासूसी वाले ग्लव्स अलग किस्म के होते हैं, अब उन्हें तो ये बात मालूम नहीं थी, वो मेरे लिए बच्चों जैसे ले आए। लेकिन ठीक है, कहाँ देश का एक होनहार जासूस और कहाँ ये तुच्छे से ग्लव्स। मैंने फिर भी ये बात दिल से नहीं लगाई, कारण कि मैं नहीं चाहता था कि कल को कोई ये कहता फिर कि साहब ग्लव्स के अभाव में देश के दुश्मनों को जाने दिया। इसी तरह और भी आइटम थे जिसकी दरकार मुझे थी, और उसके बिना जासूसी की परिकल्पना करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। देखिए जासूसी जो है वो सीरियस काम है, कदम कदम पे जान का खतरा रहता है, कब गोली आपकी कनपट्टी को छूती हुई निकल जाए, हरदम जान हथेली पे लेके चलना पड़ता है। इसी से याद आया कि अब इन सब चीज़ों के ही लाले पड़े हुए थे तो रिवॉल्वर कौन बात करे, कहाँ की वेल्बी स्कॉट, स्मिथ वेसन, कहाँ का बाउज़र, तो पिस्टल विस्टल ये सब। जबकि मैं चाहता तो ये था कि एकदम लंबे हत्थे की साइलेंसर वाली पिस्टल हो, और ये बात मन की मन में ही रह गई। आइडिया तो ये था कि भाई एकदम सेकंड में उसका सेफ्टी क्लच खोल के दनादन 6 गोलियां जो हैं दुश्मन के सिर में उतार देता। इसी तरह साला रबड़ के सोल के जूते तक नहीं मिले जी, दबे पांव दुश्मन के अड्डे पे जाते, और कोठरी में अगर वो बंद भी कर देता तो वो जो खिड़की जिसमें से रोशनदान में से जो करंट जो जाता रहता है उसको तोड़ने में काम आती वो। लेकिन नहीं, उसकी जगह पिताजी लाते थे कौन से, वो बड़े वाले सोल वाले जूते, और उसमें वो स्टार लगे रहते थे। तो वो सोचिए, वो जाने मील भर दूर से ही इतने भारी भरकम जूते कि मील भर दूर से ही खबर हो जाती थी कि हम आ रहे हैं। तो ये जूते मेरी मदद तो क्या करते, दुश्मन की ज़्यादा करते। फहरिस्त बहुत लंबी है, दूरबीन नहीं थी, सिगार नहीं पी पाए, अच्छा आइडिया कैसे आता मन में, दोहरे रंग की जर्सी नहीं थी कि किसी रेस्टोरेंट में घुसे तो एक तरफ की जर्सी पहन के और दुश्मन के आगे से ही दूसरे तरफ की जर्सी पहन के निकल गए। मैंने मेकअप का माकूल सामान नहीं था भाई, मतलब इन शॉर्ट जो है, और मिनटों में भेस बदल लें, दाढ़ी लगा लें, दाढ़ी काट लें, लंबी दाढ़ी कर लें, ऐसे उटपटांग तिल वगैरह लगा लें, लेकिन ऐसा सामान था ही नहीं, वो किटी नहीं थी आई। अब सबसे बड़ी बात है, मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि एक प्रेमिका भी नहीं थी, जबकि आज तक मैंने एक भी जवां बाका मर्द जासूस ऐसा नहीं देखा जिसकी कोई प्रेमिका कम सेक्रेटरी ना हो। अब इसका इल्ज़ाम भी माता पिता के सर पर ही जाता है। जब प्रेमिका बनाने की उम्र थी तो वो नाई को घर पे बुला के मेरे सारे बाल कटा देते थे।
देखिए, और ऐसे कटवाते थे भौंडे ढंग से कि कोई मुझ पे उन बालों को देख कर दया तो कर सकता है, रहम कर सकता है, लेकिन प्यार प्यार कतई नहीं कर सकता। मैंने सुना था, और पिताजी बाल कटवाने की जिद के आगे मुझे फिर लगने भी लगा कि बाल कटवाने और मतलब आपकी हेयर स्टाइल और प्रेमिका में कुछ तो संबंध है। लेकिन देखिए, वो जो नाई था ना, वो भी दुश्मनों के दल से जा मिला था। वो भौंतरी मशीन से जो अब हमारे बाल काटता था कि हम कहीं के ना रहते थे। तो भाई और बहनों, आप सोच सकते हो कदम कदम पर कितनी अड़चनों के बाद भी मैंने जासूसी के इस पाक जज्बे को दिल में रहने दिया और एक ख्वाब की तरह संजो के रखा। कितने ही ऐसे छोटे मोटे ख्वाब हम सब के सीने में दफन हैं दोस्तों। अब आप समझ सकते हो, हम सब के दिल जो हैं किसी छोटे मोटे कब्रिस्तान से कम तो नहीं है ना। थैंक यू।